है गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन विवाड़ और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ये एक विस्तृत चर्चा होगी। इसमें प्रथम विश्व युद्ध को आप बहुत नज़दीक से जानोगे, समझोगे कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। देखिए, कभी भी इतिहास किसी क्लास का नहीं होता, कभी भी इतिहास किसी खास व्यक्ति का नहीं होता और कभी भी इतिहास किसी खास किताब का नहीं होता। ठीक है, वो सबका साझा होता है। आप लोग कभी भी इतिहास को ये नहीं कह सकते कि ये हमारा है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। नहीं, इतिहास जो है वो सीखने लायक चीज़ें होती हैं और एक नॉलेज के हिसाब से आप उन्हें अच्छे से समझो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपको किताबों के माध्यम से उसको समेटा जाता है, क्लासरूम में रखा जाता है, किताबों में रखा जाता है, लेकिन आप उन्हें नॉलेज पर्पज से कभी बांध नहीं सकते। एक 5वीं का बच्चा जो है वो भी इनके बारे में नॉलेज रखता है, एक कॉलेज का विद्यार्थी होता है वो भी इनके बारे में नॉलेज रखता है और एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो भी इनके बारे में सुनना या पढ़ना अच्छा पसंद करता है। तो इसलिए आप अपनी जानकारी के लिए इन चीज़ों को पढ़ा करो, इन्हें सुना करो, ताकि आपको बहुत कुछ इनसे संबंधित मालूम होता है। केवल आप उसकी तिथि या फिर उस युद्ध का नाम कब हुआ था और घटनाओं के बारे में अध्ययन ही पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, इनके बारे में आपको एक स्टोरी के रूप में, जो कहानी के रूप में ये चीज़ें जो हैं वो याद होनी चाहिए, ये मेरी समझ है। चलिए हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की क्या स्टोरी रही, क्या कहानी रही, इसको हम शुरू से लेंगे और अंत तक किस प्रकार से ये युद्ध जो होता है वो खत्म होता है, वहाँ तक इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, जब जब युद्ध का नाम आता है तो समझिए कि जो मानव है ना, उसके साथ बुरा होता है। कोई पक्ष जीते, कोई पक्ष हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जीतने वाला देश बहुत कुछ होता है, एक हारने वाला देश भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, आप किसी से झगड़ा कीजिए, आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया तो आपको भी नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो यही युद्ध की खासियत होती है। देखो, प्रथम विश्व युद्ध तिथि की बात करें तो तिथि सामान्य 1914 से लेके और 1918 इसकी क्या है, तिथि है। अब सबसे पहले बात करते हैं कारण, क्या हुआ ऐसा कि प्रथम विश्व युद्ध घटित हो गया। वजह तो होगी, कारण तो होंगे, क्योंकि कोई भी काम बिना कारण या बिना वजह के नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक होता है ट्रिपल एलाइन, एक होता है ट्रिपल आया। ठीक है, आतान तो बोलते हैं इसको, ये जल्दी लगा के कहोगे ये क्या है, ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे गुट। अच्छा, आप लोग कहोगे गुट थे ये दोनों, तो इन गुट में कौन कौन शामिल था? इन गुट में सबसे पावरफुल उस समय के जो देश थे वो शामिल थे। कौन कौन से थे? देखिए, सबसे जो पहले दे रखा है, ट्रिपल जो अलायंस दे रखा है, इस ग्रुप में शामिल था जर्मनी। जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया और हंगरी इसमें शामिल थे। और इसी के सामने, इसी के सापेक्ष में, इसी के को दिखाने के लिए, इसी को रोकने के लिए, इसी की शक्तियों को मुकाबला करने के लिए एक और ग्रुप बना दिया जो था ट्रिपल आत्यान। इसमें कौन कौन था? इसमें था इंग्लैंड था, इसमें फ्रांस था, इसमें रूस था। तो इन्होंने क्या बना लिए? गुट बना लिए। अब जब गुट बना लिए तो स्वाभाविक है जो पहले काम नहीं हो रहा था वो गुट में जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम जब आप गुट में करते हो तो उसमें शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो दो गुट बन गए, और जब दो गुट बन गए तो कुछ ना कुछ तो होना ही था, और कुछ ना कुछ होना ही नहीं था, कुछ ना कुछ हो गया। देखो, गुट होना एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध का। अच्छा, तो आप लोग कहोगे गुट बन गए इसलिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया, और कोई कारण नहीं था? थे। एक कारण जो था वो था शस्त्रीकरण। ये क्या होता है? ये होता है अपने हथियारों में, अपने औजारों में, अपने सैन्य सामान में क्या करना? वृद्धि करना। एक देश क्या करता है? अपने सैन्य सामान में वृद्धि करने लग जाता है। कहोगे तो किसने ये सब कुछ शुरू किया था? तो वो था फ्रांस। तो आप लोगों के फ्रांस ने क्यों किया? क्योंकि फ्रांस को अकेला कर दिया था किसने? जर्मनी ने। बिस्मार्क की नीति आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो फ्रांस को जब अकेला कर दिया तो फ्रांस शस्त्रीकरण की तरफ बढ़ गया। उसने अत्याधुनिक औजार बनाना, मशीन बनाना और ये सब कुछ क्या क्या शुरू कर दिया। उसको देख के जर्मनी ने शुरू कर दिया, जर्मनी को देख के ब्रिटेन, तो साम्राज्यवादी था ही, वो कहाँ पीछे रहता। तो क्या हुआ? शस्त्रीकरण की होड़ बच गई। और जब आपके पास वेपन होंगे
तो दिमाग भी क्या होगा आपका, गर्म होगा। होता है ना कि घर के अंदर जब आपके हथियार रखा होता है, जब भी गुस्सा आता है तो हाथ उसी पे जाता है, ठीक है। अब उसके बाद शस्त्रीकरण के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सैनिकवाद। क्या आता है, सैनिकवाद आता है। देखो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है सैनिकवाद। कहोगे कैसे है, देखो जब देश की बात आती है और युद्ध की बात आती है तो हमारे सर पर कौन होते हैं, सैनिक होते हैं। और देश की जनता होती है वो सैनिकों की ओर देखती है, और सैनिकों की ओर देखती नहीं, उनकी हर मूवमेंट पे नजर रखती है। और उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जनता उसको क्या करती है, सहन करती है। देखो उनके साथ गलत हुआ क्या उनके साथ अच्छा हुआ, जब देश की सेना आती है तो उस देश के लोग क्या करते हैं, बैड महसूस करते हैं। लेकिन जब उस देश की सेना जीतती है तो उन्हें प्राउड फील होता है, देखो हमारे देश की सेना जो है वो जीत गई। तो सैनिकवाद कभी कभी खतरनाक भी साबित हो जाता है। जैसे म्यांमार में आप लोग सुन रहे हैं ना, वहाँ की आर्मी ने क्या किया, अपने देश की जनता, अपने देश की जो सिस्टम है उसको कैप्चर कर लिया। लोगों को मार रहे हैं, भगा रहे हैं, लोग वहाँ से भाग रहे हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इंडिया भाग के आ गए। प्रत्येक चीज तो नहीं माननी चाहिए। तो सैनिकवाद में ऐसे कि उन लोगों के ऐसे ऐसे डिसीजन मानने पड़ते हैं नेताओं को जो वो मानना नहीं चाहते थे। तो आप लोग सोचोगे क्या नेताओं ने इनको रोका नहीं? देखो बहुत सारे लीडर थे जो रोकना चाहते थे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार जब सैनिकवाद हावी हो जाता है ना तो फिर वो रुकता नहीं है। पाकिस्तान था, पाकिस्तान में कई बार वहाँ की आर्मी ने कैप्चर किया। वर्तमान में बहुत सारे डिसीजन जो है वो पाकिस्तान की आर्मी लेती है, ठीक है। पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस भी करती है, उसकी खुद की फैक्ट्रियाँ हैं, अभी बात करेंगे। तो देखो अगला आता है राष्ट्रवाद। ये बहुत बड़ा शब्द होता है राष्ट्रवाद, गौरवान्वित महसूस करने के लिए। हम भी होते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि हमारा राष्ट्र, ठीक है, हम कभी सोने की चिड़िया थे, हमारा राष्ट्र जो था वो वहाँ तक फैला हुआ था। लाहौर, गजनी के प्रांत जो हैं वहाँ तक लेके काबुल, ये सब हमारे क्षेत्र थे। बांग्लादेश हमारा था पहले, म्यांमार हमारा था। आप अखंड भारत का मैप जो है वो देखते होंगे। आप लोग सुनते होंगे लोगों से कि हमने पहले क्या क्या किया था, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या किया था, हमने एक श्रेष्ठ भारत, गौरवान्वित भारत। और तो जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो प्रत्येक राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करता है, वो चाहता है कि हम पहले जैसे बन जाएं। रोमन साम्राज्य के लोग सोचते थे कि हमारा महान रोमन साम्राज्य दोबारा से बन जाए। ऑटोमन साम्राज्य के लोग सोचते थे कि हम दोबारा से ऐसे बन जाएं, ठीक है। ब्रिटेन के लोग आज भी सोचते हैं कि हम एक बहुत बड़ा उपनिवेश क्षेत्र, साम्राज्यवाद का क्षेत्र दोबारा स्थापित करें, पहले जैसा था। लेकिन ये बातों से तो नहीं होता, इसके लिए एक ही रास्ता होता है, वो है युद्ध। और अगला है साम्राज्यवाद, इसकी तो कहने ही मत, ठीक है। ब्रिटेन आपने पढ़ा है, हमारे ऊपर भी बहुत लंबे समय तक अधिकार रहा है। कारण क्या थे मालूम नहीं, ठीक है। हम पर वो इतने सालों तक कैसे शासन करके चले गए? क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, हमारे तो पूर्वजों का इतिहास बहुत गौरवान्वित रहा है, ठीक है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के हम अधीन रहे, मुगलों के हम अधीन रहे। और वर्तमान में उनका इतिहास रट रट के पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये उसके क्या है कारण है? प्रथम विश्व युद्ध की ट्रिपल अलायंस, शस्त्रीकरण, सैनिकवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ये इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। अच्छा, आप लोग कहोगे कि ये कारण हो गए तो फिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, एक होता है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण का मतलब जानते हो, ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन तब भी एक ऐसी घटना घटित हो गई जिससे लगा कि अब तो भैया युद्ध होके रहेगा, युद्ध टलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो ऐसा क्या हुआ था, एक आर्क ड्यूक फर्डिनेंड थे। आप लोग कहोगे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड कौन था? तो ये थे ऑस्ट्रिया के युवराज। अच्छा, ये ऑस्ट्रिया के युवराज थे। इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ ये हुआ कि इनकी कर दी गई हत्या। हत्या कर दी गई इनकी। किसने हत्या कर दी थी? देखो 28 जून 1914 को वॉन्सियाना सोरोजोनो में क्या हो जाती है? इनकी हत्या हो जाती है। दो नागरिक होते हैं, वॉन्सियन नागरिक, वो उनकी हत्या कर देते हैं। आप लोगों की हत्या कर दी, दो नागरिकों ने युवराज की हत्या कर दी। तो बताते हैं इस हत्या के पीछे सर्बिया का हाथ था। आप लोग कहोगे अच्छा, सर्बिया मरवाना चाहती थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार को? तो इसका उत्तर है हाँ। क्यों? उसकी कुछ वजह थी। इसी प्रतिक्रिया में जब इसके युवराज की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो भैया ऑस्ट्रिया हो जाता है आग बबूला और कहता है कि हम तो सर्बिया को नक्शा से मिटा देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने कहा कि हम तो इसको क्या करेंगे, मैप से ही खत्म कर देंगे, बिल्कुल
नामो निशान जो है इसका मिटा देंगे। अब इन्होंने ये कहा कि देखिए इसके बाद क्या होता है, शुरुआत हो जाती है, गतिरोध की शुरुआत हो जाती है। सर्बिया कहता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे 2 नागरिकों ने किसी की हत्या कर दी तो उसके लिए पूरा सर्बिया जिम्मेदार कैसे हो सकता है। ऑस्ट्रिया ने कहा नहीं नहीं, जिम्मेदार तो तुम ही लोग हो, और तुम्हें इससे क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। सर्बिया ने कहा ऐसा क्या कर दिया, और ऐसा तुम क्या करने वाले हो हमें बताओ। ठीक है, आप देखो इधर जर्मनी क्या करता है, जर्मनी ये कहता है देखिए ये घटना की 28 जून की और 5 जुलाई 1914 को जर्मनी ने कह दिया टेंशन मत लेना। किसको कह दिया, ऑस्ट्रिया को, हम क्या हैं तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी पीछे मत हटना। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने कहा अब तो कोई बात ही नहीं, जर्मनी का हाथ हमारे हाथ पर है। कैसम विलियम सेकंड जो थे वो बोल दिया उन्होंने बातों में कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तुमको ऐसे कोई बोल दे कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम रुकने वाले हो क्या, नहीं रुकने वाले। ठीक है, आप देखो हुआ क्या, इन्होंने 23 जुलाई को, ठीक है 5 जुलाई को उनको आश्वासन मिला था जर्मनी का कि तुम टेंशन मत लो, और इधर 23 जुलाई को इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटम दे दिया किसको, सर्बिया को, कि देख बेटा तेरे पास है 48 घंटे। कितने घंटे, 48 घंटे हैं, और 48 घंटे के अंदर ना तुमको क्या करना है, हमें जवाब देना है। अब आप लोग कहोगे कि कौन सा जवाब देना है भाई 48 घंटे में, तो ऑस्ट्रिया ने ये कहा था कि देखो जो लोग हैं उन लोगों को हमें सौंपो, हमारे लोग आपके देश के अंदर जाएंगे और वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑस्ट्रिया ने कहा ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन जो लोग हैं उनका जो निर्णय होगा वो हमारे कोर्ट के मुताबिक होगा। ऑस्ट्रिया ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो देखो कोई भी राष्ट्र है वो स्वतंत्र है तो वो इतना बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा देखो तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने कोर्ट की मदद से आपकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्रीडम नहीं दे सकते कि आप हमारे देश के अंदर आइए, किसी को भी पकड़िए, किसी को भी मारिए, क्योंकि हम भी एक स्वतंत्र देश है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा तुम भी एक स्वतंत्र देश है ना बेटा, तो अब हम तुम्हारा क्या कर देंगे, नाम और निशान मिटा देंगे। देखो होता क्या है, अब देखो इंग्लैंड के उस समय मंत्री थे, विदेश मंत्री रहे थे एडवर्ड ग्रे, बहुत समझदार आदमी थे। एडवर्ड ग्रे जो थे, सिर्फ मैं विदेश मंत्री की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा। एडवर्ड जो ग्रे थे, इन्होंने कहा देखो दोनों के दोनों सुनो, तुम आपस में वार्ता कर लो, क्योंकि लास्ट में बात ही करनी पड़ेगी तुम लोगों को, और ये जो मामला है इसको यहीं पे सुलटा दो। अरे अरे ये क्या हुआ, जर्मनी और रूस ने ये कहा है ये इनका इंटरनल मामला है, इंग्लैंड को यहाँ पे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जर्मनी ने भी ऐसा कहा, रूस ने भी ऐसा ही कहा कि देखो भैया इनका ही अंदरूनी मामला है। होता है ना कई बार दो बच्चे लड़ रहे होते हैं और तुमको मजा आ रहा होता है उस लड़ाई में, और कोई बचाता है तू हट जा, ठीक है, तो सेम बिल्कुल। जब इंग्लैंड के विदेश मंत्री एडवर्ड ग्रे ने ये बात की कि भैया ये इनका इंटरनल, इनको क्या करो समझाओ, बात करो, तो रूस और जर्मनी ने कहा नहीं रे ये इनका अंदरूनी मामला है, खुद ही सॉल्व आउट करने दो इनको। इंग्लैंड ने कहा भाई करो सॉल्व आउट करो, क्या जाता है सॉल्व आउट करने में, ठीक है। अब होता क्या है, जर्मनी और रूस समझ सकते हो दोनों के अपने निजी फायदा रखेंगे। अब देखो इधर भैया इसने क्या किया, जवाब आया नहीं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 23 जुलाई को दिया था, लेकिन 5 दिन हो गए कोई जवाब तो आया नहीं। और जब जवाब नहीं आया ना भैया तो हो गया आक्रमण। किसका, ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया, किसके विरुद्ध, सर्बिया के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। अब बेचारा सर्बिया करे तो करे क्या, सर्बिया ने रूस की तरफ देखा कि भाई कुछ मदद करोगे, रूस ने कहा तुम टेंशन मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखो एक ग्रुप सा बन गया, इधर ऑस्ट्रिया के पीछे जर्मनी खड़ा हो गया और इधर सर्बिया के पीछे कौन खड़ा हो गया, रूस खड़ा हो गया। अब जर्मनी भी कहीं ना कहीं सोचने लगा कि देखो ये जो मैटर है ना कुछ बड़ा हो रहा है, ठीक है। आप पहले क्या करते हो, किसी से झगड़ा कर लेते हो, लेकिन कई बार उसके घर वाले आ जाते हैं तो आप ये सोचते हो कि अब यहाँ कुटाई तो होगी, घर जाके कुटाई हो सकती है। तो जर्मनी ने भी कोशिश की थी कि ये मामला क्या है यहीं दब जाए, और ऑस्ट्रिया को ये कहा था कि देखो तुम ऐसा करो, बात कर लो। उसने कहा किससे बात करनी है, ऐसा करो इंग्लैंड से बात करो और रूस से बात करो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम सर्बिया से बात करो, लेकिन तुम बात करो।
ऑस्ट्रेलिया का नहीं, अब बात नहीं होगी, अब तो ऐलान हो गया युद्ध होगा, तू ये बता तुझे सपोर्ट करना है कि नहीं करना। जर्मनी ने कहा कि भाई वचन दे चुके हैं, प्रॉमिस कर चुके हैं, तो मदद तो करेंगे, लेकिन हमारी सलाह है कि तुम अगर एक बात मान लो तो दोनों से बात कर लो। उनका नहीं भाई, बात नहीं होगी, लड़ाई होगी अब तो। ठीक है, खून खोल रहा है, हमारा ऑस्ट्रिया वाले बोल रहे थे हमारे युवराज की हत्या कर दी, और खून का बदला खून से होगा। जर्मनी ने कहा लड़ लो भाई तुम भी। ठीक है, आप देखो इनके अंदर युद्ध हो जाता है, गुटबंदी शुरू हो जाती है, इधर जर्मनी आ जाता है, इधर कौन आ जाता है, रशिया आ जाता है। और इसके बाद रशिया के पीछे आ गया इंग्लैंड, और इधर जर्मनी के साइड से भी कई देश आ गए, तुर्की आ गया, बुल्गारिया आ गया। अच्छा, ये युद्ध की गुटबंदी जो होती है वो शुरू हो जाती है। अब आप लोग ये सोचोगे कि चलो ये बात बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए आखिर में जिम्मेदार था तो कौन जिम्मेदार था, किसकी गलती थी। होता ना कई बार कि ये बताओ कि गलती किसकी है, तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सबसे पहले मैं देना चाहूँगा सर्बिया को। आप लोग कहोगे कैसे देना चाहोगे। हाँ, माना कि सर्बिया के 2 लोगों ने उस युवराज की जाके हत्या कर दी थी, तो क्या पूरा सर्बिया जिम्मेदार हो गया। देखो पूरा सर्बिया जिम्मेदार नहीं हुआ, लेकिन जब बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको इस घटना का पता था। तो अच्छा, आप कहोगे कि उनके ऑफिसरों ने 2 लोगों को भेजकर उसकी हत्या करवाई थी, तो इसका उत्तर है हाँ। तो सर्बिया के जो ऑफिसर थे, टॉप लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था, तो स्वाभाविक है वो गवर्नमेंट के अधिकारी थे, तो गवर्नमेंट को नहीं पता था। वहाँ के जो मंत्री थे, नेता थे, प्राइम मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, उनको इस बारे में सूचना नहीं थी, लेकिन उनके मंत्रियों को इस बारे में सूचना थी। अच्छा, तो उनके मंत्रियों को इस बारे में सूचना थी, तो बहुत टफ मामला है। इसलिए सर्बिया कहीं ना कहीं जिम्मेदार था। उनके मंत्रियों ने अपने देश के साथ धोखा किया था, अपने देश के साथ विश्वासघात किया था, और जब कोई भी अधिकारी अपने देश के साथ विश्वासघात करता है तो उसका नुकसान तो पूरे देश को उठाना पड़ता है। चलिए, अच्छा, दूसरा आप कहोगे रूस। आप रूस कैसे कहोगे? रूस ऐसे कहोगे कि रूस ने क्या किया था, सपोर्ट किया था सर्बिया को पीछे से। अगर रूस सपोर्ट नहीं करता तो सर्बिया वो शर्तें दी थी वो शर्तें मान लेता, या फिर वो टेबल पर आ जाता, बातचीत हो जाती, युद्ध नहीं होता। क्योंकि सर्बिया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेला युद्ध कर सके, पीछे से रूस उसको सपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए रूस भी जिम्मेदार था। दूसरा देश आता है जर्मनी, तो वो ये भी जिम्मेदार था। ये कैसे जिम्मेदार था? ये ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि अगर जर्मनी पीछे से ऑस्ट्रिया को सपोर्ट नहीं करता तो उसको जैसे ही पता चलता कि सर्बिया के पीछे रूस खड़ा है तो वो युद्ध नहीं करता, क्योंकि पता है मार पड़ेगी। तो ये जो मामला है ना वो छोटा बन के रह जाता, बड़ा नहीं बनता। तो इसलिए जर्मनी भी इसमें जिम्मेदार है, ये फ्रांस भी जिम्मेदार है। ये इसने ऐसा क्या कर दिया भाई, ये फ्रांस ने क्या कर दिया? तो फ्रांस ने ऐसा कर दिया, फ्रांस ने ये कहा कि देखो भाई कुछ भी हो हम तो रूस के साथ रहेंगे, जिधर रूस रहेगा उधर हम रहेंगे। तो ये फ्रांस की गलती थी, बिना सोचे समझे उसने समर्थन दे दिया। अगर फ्रांस दूर होता, हो सकता है ये एक दो देशों के बीच का युद्ध बन के रह जाता, बड़ा युद्ध नहीं बनता। और देखो इंग्लैंड, ये भी बाद में युद्ध में कूद पड़ा। हो सकता है कि ये युद्ध में नहीं कूदता तो ये 2-4 देशों की झटपट बन के रह जाती, उन्हीं की लड़ाई बन के रह जाती, एक बड़ा युद्ध नहीं बनता। क्योंकि इंग्लैंड के इसमें आ जाने से पूरा जो उसके साम्राज्यवाद उपनिवेश जो क्षेत्र थे वो भी युद्ध में आ गए। यहाँ तक कि हमारा भारत देश भी जो है वो भी अंग्रेजों के अधीन था, बेचारे यहाँ से सैनिकों को भर भर के ले गए थे। तो ये सभी के सभी क्या हैं, इसके लिए जिम्मेदार है सर्बिया है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। आप लोग कहोगे यहाँ पे ऑस्ट्रिया का नाम तो आपने लिया ही नहीं। देखो मैंने ऑस्ट्रिया का नाम इसलिए नहीं लिया कि देखो उसने अपना राजकुमार खोया है, उसने अपना युवराज खोया है। स्वाभाविक है जिस परिवार का सदस्य मरता है उन लोगों की कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर होती है, कुछ समय तक जरूर होती है। हो सकता है वो 2-4-5 महीने के बाद वो गुस्सा ठंडा पड़ जाए, लेकिन जब भी किसी देश के युवराज की कोई हत्या कर देता है तो स्वाभाविक है वहाँ के लोग, वहाँ के मंत्री, वहाँ की सरकारें कुछ एक्शन तो करती हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझाइश के द्वारा दूर किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तो ये सभी जो देश हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं।
अब देखिए इधर आक्रमण की घोषणा हो जाती है। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी थी 28 जुलाई 1914 को। तो आप लोग कहोगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो इसका उत्तर है हाँ, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अच्छी थी। अब देखो जर्मनी का फ्रांस पर आक्रमण, ओहो जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण क्यों कर दिया? देखो जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण इसलिए कर दिया था क्योंकि फ्रांस सपोर्ट कर रहा था किसको? रशिया को। इसलिए फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और ये आक्रमण होने के पश्चात इंग्लैंड के विरुद्ध भी आक्रमण की घोषणा कर दी। अब आप लोग कहोगे जर्मनी ने ऐसा क्यों किया? इतने सारे देशों के विरुद्ध की घोषणा, रूस से भी लड़ रहा है, फ्रांस से भी लड़ रहा है, इंग्लैंड से भी लड़ रहा है। देखो जब जर्मनी की जो सेना है वो फ्रांस जा रही थी, तो रास्ते में पड़ता है बेल्जियम। तो उन्हें बेल्जियम से निकलना था, बेल्जियम का क्षेत्र पड़ता है इंग्लैंड के अधीन। तो उसने इंग्लैंड से पूछा कि भाई हमें यहाँ से निकलना है। तो इंग्लैंड ने कहा हम तो नहीं निकलने देंगे तुमको, ऐसे कैसे निकल जाओगे तुम? उन्होंने कहा हम तो निकलेंगे। उन्होंने कहा निकल के बताओ। उन्होंने कहा लो निकल गए। तो इंग्लैंड ने कहा लड़ो। ठीक है लड़ते हैं। तो देखो इंग्लैंड भी क्या होता है, युद्ध में शामिल हो जाता है और जर्मनी की सेनाएं पेरिस फ्रांस से मात्र 25 मील की दूरी पर रह जाती हैं। पेरिस के अंदर घुसी जाती हैं अगर एक दो दिन और मिल जाते हैं उनको। तो इन लोगों ने क्या किया, पेरिस से 25 मील दूर जानते ना जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उनके अंदर सैनिक जो है वो छुप गए। ठीक है, एक प्रकार से किलेबंदी कर दी। और जर्मनी की सेनाएं भी क्या होती है 25 मील दूरी पर रुक जाती हैं और यहाँ पर क्या है स्थिरता आ जाती है। लेकिन जर्मनी ने कहा था भैया देखो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, बेल्जियम पर अधिकार कर दिया। किस पर अधिकार कर लिया? बेल्जियम पर अधिकार कर लिया था, जिस वजह से इंग्लैंड शामिल हुआ था। तो कहते हैं ना कि कभी भी बड़ों की लड़ाई में छोटों को शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेल्जियम जो होता है, इस बेल्जियम पर किसका अधिकार होता है? जर्मनी का हो जाता है। अब मैंने कहा अधिकार हो गया, आपने सुन लिया कि अधिकार हो गया। देखो अधिकार होने का मतलब समझते हो ना, हजारों की हत्याएं, हजारों महिलाओं की हत्याएं, हजारों बच्चों की हत्याएं, हजारों महिलाओं के साथ रेप, उनका अपहरण, बहुत कुछ होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि बेल्जियम पर अधिकार हो गया, वहाँ अधिकार हो गया। जब भी अधिकार की बात है, अभी म्यांमार में वहाँ की आर्मी का क्या है शासन है, वहाँ की रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक है, जो वहाँ के जो सैनिक हैं सभी, मेरा मतलब नहीं कि सभी सैनिक, लेकिन कुछ सैनिक जो होते हैं वो घरों में अंदर जाते हैं, लूटपाट करते हैं, महिलाओं को उठाते हैं। ठीक है, महिलाएं बेचारी जंगलों में भाग भाग की जान बचा रही हैं। अब आप ऐसा सुन रहे हैं लेकिन उन चीज़ों को महसूस भी कर सकते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे और क्या व्यतीत होता होगा। ठीक है, अब देखो इधर 26 अगस्त सुना है 26 अगस्त को हिंडेनबर्ग, ये कौन है हिंडेनबर्ग? तो ये था जर्मनी का सेनापति। नाम अच्छा है तो याद भी कर लेना। ये जर्मनी का सेनापति था, इसने रूस को हरा दिया। ठीक है, किसको हरा दिया? रूस को। देखो रूस, आपको हंसी आएगी सुन के कि रूस को जापान ने भी युद्ध में हरा दिया था। अच्छा, आपको छोटे से जापान ने इतने बड़े रूस को हरा दिया? तो भैया एक बार नहीं हराया, 3 बार युद्ध में हरा चुका है। ठीक है, बड़ा शरीर था लेकिन कुछ ऐसा था नहीं। तो जर्मनी ने क्या किया, इस हिंडेनबर्ग जो सेनापति होता है इसने इसको परास्त कर दिया। परास्त ही नहीं किया, 80,000 सैनिकों की क्या की, हत्याएं की। ठीक है, अब 80,000 छोटी संख्या नहीं होती, सोचो 80,000 कितने लोग होते हैं। 80,000 सैनिकों की हत्याएं की और रूस और उसके जो क्षेत्र थे उनके कई क्षेत्रों पर क्या किया, अधिकार कर लिया। जैसे वार्सा, पोलैंड, कुरलैंड, लिवोनिया, एस्टोपिया, ऐसे तमाम क्षेत्र थे जो रूस के कब्जे से निकल गए। ठीक है, इतना बड़ा देश था, कुछ खास कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। अब देखो उसके बाद आती है तुर्की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तुर्की और जो बल्गेरिया होता है, ये दोनों के दोनों जर्मनी के सपोर्ट से उतर जाते हैं, यानी कि ये दोनों की दोनों जर्मनी की ओर से युद्ध में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो आप लोग कहोगे अच्छा, इस प्रोग्रेस को देख के तुर्की और बुल्गारिया भी जो है वो जर्मनी के सपोर्ट में आ गए। तो इसका उत्तर है हाँ, ये दोनों के दोनों क्या है, युद्ध में शामिल हो जाते हैं जर्मनी की तरफ से। और इन्होंने क्या किया था, दो दूरी राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो गए और इन्होंने सबसे पहले किसको दबोच लिया, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था, सर्बिया। इन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया, बेचारे सर्बिया पे आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, शुरू हुआ था। उसी को सबसे पहले पराजित कर दिया और सर्बिया पे किसका अधिकार हो जाता है, दूरी राष्ट्रों का अधिकार हो जाता है। कहते हैं ना, जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहे थे
जिसकी ओर से वो लड़ रहे थे उसी देश पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। तभी कहते हैं कि बड़े देशों के युद्ध में छोटे देशों को शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इटली भी मित्र देशों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, इधर से रोमानिया भी होता है, ये रोमानिया सोचता है कि मैं भी युद्ध में शामिल हो जाऊं। ये भी क्या करता है, मित्र देश राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता है, यानी कि इंग्लैंड की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता है। लेकिन बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ रे। आप लोग कहोगे ऐसा क्या हो गया इसके साथ? इसके साथ बहुत गलत हो गया। ये जैसे ही मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ, कुछ समय के बाद वहां से जो सेनाएं हैं जर्मन की वो लौट रही थी। यहाँ से डॉक्रूजा और हिंडनबर्ग दोनों सेनापति थे जर्मन के, ये यहाँ से लौट रहे थे। उन्हें पता चला कि जो रोमानिया है वो शामिल हो गया भैया इंग्लैंड की ओर से। उन्होंने कहा चलो 1-2 घंटे इसको भी देख लेते हैं। और रास्ते में पड़ा इसका, इतनी कुटाई की इसकी। ठीक है, तो 6 दिसंबर को इस बेचारे रोमानिया को क्या किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, इस पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो कभी भी छोटे देशों को बड़ों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। तो ये रोमानिया, इधर ये सर्बिया, इन पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और इधर ये बेल्जियम। मैंने 3 देशों के नाम बताए हैं, सर्बिया, बेल्जियम और रोमानिया। ठीक है, अब देखो शुरू में जो पलट रहा था वो जर्मनी का भारी था। शुरू में जो पलट रहा है वो ध्रुवीय राष्ट्रों का भारी था। मित्र राष्ट्र के 3 देशों पर अधिकार हो चुका था, बेल्जियम, सर्बिया और रोमानिया। ठीक है, अब देखिए 1917 में क्या होता है, रूस के अंदर हो जाती है क्रांति। क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। लगातार युद्ध हार रहा था रूस, तो भैया वहाँ की जनता ने कहा था करो, ये छोड़ो, लड़ाई झगड़े छोड़ो, और यहाँ पर जो भुखमरी है, जो भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करो। वास्तव में रूस में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ के शासक थे, अपने आप को जार कहते थे, देवी सिद्धांत मानते थे, हमें उसने भेजा है ऊपर से प्रभु ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रांति होती है, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में क्या होता है, नेतृत्व में सरकार बनती है, और रूस कहता है टाटा बाय बाय, हम प्रथम विश्व युद्ध से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका था किसके लिए, इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड अकेला पड़ गया। एक रूस तो था अच्छा बड़ा राष्ट्र जो सपोर्ट कर रहा था उसको, वो भी क्या होता है, युद्ध से दूर हो जाता है। और जब युद्ध से दूर हो जाता है तो भैया इंग्लैंड की होगी खोपड़ी खराब कि अब पड़ेगी मार। ठीक है, क्योंकि वो अकेला सामना नहीं कर सकता था। ठीक है, अकेला सामना नहीं कर सकता था। लेकिन तभी बहुत अच्छी चीज़ होती है, अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है, अमेरिका इंग्लैंड की ओर से युद्ध में शामिल हो जाता है। अब बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भैया देखो इन्होंने क्या किया था, इसका एक जहाज़ था जिसका नाम था लूसिटानिया। इस लूसिटानिया जहाज़ को जर्मनी सेना ने क्या किया था, डुबो दिया था, और उसमें 100 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। इसीलिए अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इंग्लैंड के जो लोग हैं और जो ऑस्ट्रिया के जो अमेरिका के जो लोग हैं वो सहानुभूति रखते थे इंग्लैंड के प्रति, क्योंकि ब्रिटेन को माँ कहते हैं, अमेरिका की माँ कहते हैं, क्योंकि उसी का उपनिवेश क्षेत्र रहा है कभी अमेरिका। तो स्वाभाविक है दोनों यहाँ अंग्रेज थे, सहानुभूति थी। दोनों यहाँ पे ईसाइयों की मात्रा ज़्यादा थी, फ्रांस के लोगों से भी लगाव था। तो इसी वजह से अमेरिका जो है वो युद्ध में शामिल होता है, और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से 10 लाख सैनिकों का सपोर्ट मिलता है किसको, इंग्लैंड को। और अमेरिका के शामिल होने से एक प्रकार से पावर आ जाती है, मजबूत हो जाते हैं ये देश, ये राष्ट्र। और इनकी जो सेना है, देखो यहाँ एक इन्होंने किया, देखो अलग अलग नहीं लड़ेंगे अपने, अब हम एक साथ युद्ध लड़ेंगे, एक साथ आक्रमण करेंगे, एक साथ रहेंगे, क्योंकि एकता में क्या है, शक्ति है। तो देखो इन्होंने क्या किया, 1918 में किसके, फर्डिनेंड कौन था, फर्डिनेंड था सेनापति। तो फर्डिनेंड के नेतृत्व में क्या किया, एक सेना गठित की, सभी देशों का एक सेनापति बना, उसका नाम क्या था, फर्डिनेंड। और इन्होंने फिर एक एक देश पर क्या किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया। आप लोग कहोगे अच्छा पूरी सेना एक सेनापति के नेतृत्व में आ गई, और एक सेनापति के नेतृत्व में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, सबसे पहले बल्गेरिया। ये जो बल्गेरिया जो है ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। तो ध्रुवीय राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था, तो इसको 29 सितंबर को क्या किया जाता है, 29 सितंबर को परास्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 29 सितंबर को परास्त कर दिया जाता है।
और बल्गेरिया क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, उसके बाद तुर्की 31 अक्टूबर, तुर्की को 31 अक्टूबर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाता है। कमजोर पड़ चुका था तुर्की अकेला, उसे जर्मन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, बेचारा उधर अकेला युद्ध लड़ रहा था, और बेचारा तुर्की भी क्या करता है, सरेंडर कर देता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, 3 नवंबर को ये भी क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। अब बचा था अकेला जर्मनी। जर्मनी कब तक युद्ध लड़ता? 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण किया, और जर्मनी ने क्या किया, 9 नवंबर को कैसर जो होता है, कौन होता है, कैसर जो होता है, वो ये कहता है कि भैया देखो अब बहुत हुआ, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। और 10 तारीख को क्या करता है, त्यागपत्र दे देता है, इस्तीफा दे देता है अपने पद से। और 11 नवंबर को जो जर्मनी होता है वो क्या कर लेता है, संधि कर लेता है, किनसे, मित्र राष्ट्रों से। तो ये एक छोटी सी कहानी थी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अब प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे, निरंकुश शासन व्यवस्था का अंत हो गया, एक जो विरोधी राष्ट्रों का समूह था वो बिल्कुल पतन की ओर हो गया, जर्मनी के ऊपर वर्षा जैसी संधियां थोप दी गई, इनके विजित प्रदेशों को छीन लिया गया, मूल्य ह्रास हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो द्वितीय विश्व युद्ध की क्या थी, आहट थी। क्योंकि 20 सालों के बाद दोबारा से द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, आरंभ हो जाता है। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में एक दूसरा लेक्चर है जो वो डालेंगे कभी जल्दी ही। तो आप लोग प्रतिक्रिया देना, बताना कि आपको ये जो प्रथम विश्व युद्ध है इसकी जो ये कहानी है कैसी लगी, आपको सुन के, आपको जान के कैसा लगा, और आपकी इससे नॉलेज कहाँ तक विकसित हुई है, आप पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, और बताना कि आपके हिसाब से प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था। ठीक है, ये सारी चीज़ें कमेंट सेशन में मुझे बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।